हिंद और आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो गई है विद्यार्थी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग शुरू किए हैं इतिहास, जो क्लास 10 का इतिहास का जो है सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास का पोर्शन है उसको हम शुरू किए हैं। और इसको जैसे ही ख़त्म करेंगे इसके बाद हम जो सोशल साइंस का जो चारों सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, हम सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल लाइन बाय लाइन इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। तो पहला जो अध्याय है, जो लेसन है, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि अध्याय 2 हम शुरू करने वाले हैं इतिहास का। इसकी पूरा इतिहास यानी कि अध्याय 2 जो भारत में राष्ट्रवाद है, इसको हम दो पार्ट में इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 है, इसमें हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें जो आगे पूरी थ्योरी कराई जाएगी और साथ ही साथ आपको परीक्षा जैसे नज़दीक आएगा आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए, सामाजिक विज्ञान इतिहास और अध्याय 2 है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और कौन कौन ऐसे घटनाएं घटी, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद समय के अनुसार एक नज़र इसको देखते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई, इसी को कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वाधीनता दिवस। 1857 क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि 1857 क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि जो बंदूक है, राइफल है, इसमें क्या गाय और सुअर की चर्बी मिला के चर्बी से बनी हुई थी, ऐसा अफवाह फैल गया था, जिसमें सैनिकों में विद्रोह हो गया और 1857 की क्रांति हुई। और इसी को भारत में राष्ट्रवाद लाने का बड़ा श्रेय माना जाता है। और हमारे देश की क्या है, पहली स्वाधीनता यानी कि पहली राष्ट्रवाद की प्रेरणा बनी कौन? 1857 की क्रांति। अगर राष्ट्रवाद की बात ही करें तो राष्ट्रवाद सबसे पहले शुरू हुआ था फ्रांस में। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश, वहाँ पे शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। और जैसे यूरोप में फैला, धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे महाद्वीप पर राष्ट्रवाद की भावना फैल गई। तो भारत में राष्ट्रवाद कब होता है, हर एक बिंदु को अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आपको हर एक घटना को पूरे चित्र के माध्यम से दिखाया गया ताकि आप एक बार देखें तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो भारत में राष्ट्रवाद कब शुरू हुआ? 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसी के समय भारत में राष्ट्रवाद शुरू हुआ। और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, देख लीजिए, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 का विद्रोह है। आगे बात करें तो राष्ट्रवाद को तेजी गति देने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र द्वारा 1870 में एक लिखा गया था गीत जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम लिखने वाले कौन व्यक्ति थे? यही है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। तो इन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या वंदे मातरम लिखा था? कब? 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा क्या हुआ, वंदे मातरम की रचना की गई। चलिए आगे हम देखते हैं। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, बम्बई में स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं विमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। और 1885 में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हो जाती। और ये हैं हमारे महोदय विमेश चंद्र बनर्जी, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। और एक प्रश्न आपके वनडे एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जा चुका है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्थापना हुई थी 1885 में और प्रथम अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बनर्जी जी। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। ये हैं लॉर्ड कर्जन, और इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ये भी आपके वनडे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न
पूछा जा चुका है। इसलिए हम पहले ही कह चुके हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ वन डे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और जो प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में कि 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया, यानी कि भारत माता के जो पहली बार चित्र बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत माता की पहली चित्र बनाए थे। और आपको कल की क्लास में बताया गया था कि जो भारत माता का चित्र है ये कोई वास्तव में कोई माता नहीं है, न किसी स्त्री संबंध इनका है, एक काल्पनिक स्त्री है जिसका प्रतीक क्या हो देश के लिए किया गया। ये शुरू कहाँ से ये शुरू होता है दोस्त? यूरोप महाद्वीप से शुरू होता है और धीरे धीरे ये जो धारणा बन जाती है कि हर देश को इंगित करेंगे स्त्री के रूप में, तो वैसे ही भारत माता कहा गया। जबकि भारत माता हमारे वास्तव में कोई ऐसी माता नहीं है, एक काल्पनिक है, एक काल्पनिक चित्र बनाया गया है। उसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। कब बनाया था? 1905 ईस्वी में। बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसके लिए आपका वीआईपी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि 1905 में कौन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी? तो वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे हम बात करें तो 1906 में आगा खां एवं नवाब शमीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। आगा खां, देखिए आगा खां है और एक है नवाब शमीमुल्लाह, ये दोनों ने मिलकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और जानते हैं कि 1885 में ही कांग्रेस बन गया था, कहाँ? दिल्ली में। अब बात करते हैं 1907। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, नरम और गरम दल में विभाजन हो जाता है। नरम दल का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो हिंसा नहीं चाहते हैं, जो अपनी अनुमय विनिमय की नीति से देश को आज़ाद कराने के पक्ष में थे, उनको नरम दल कहा गया। और गरम दल वैसे व्यक्ति को कहा गया जो व्यक्ति खून का बदला खून के बारे में बात करना के लिए तत्पर थे। नरम दल में महात्मा गांधी आ जाएंगे, महात्मा गांधी आ जाएंगे, महात्मा गांधी आ जाएंगे, दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे, तमाम ऐसे नेता आ जाएंगे जो क्या बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे जो नरम दल में थे। गरम दल में आ जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे उग्र नेता जो हमेशा चाहते थे कि जब तक अंग्रेज़ों को उसी की भाषा में उनको जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक वो उसका दर्द नहीं समझेंगे, ऐसा मानना था गरम दल वालों का। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दो भागों में, एक होता है नरम दल और एक होता है गरम दल। अब फिर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को क्या किया जाए? रद्द किया जाता है और दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। यानी कि 1911 में जो दिल्ली दरबार लगता है उस दरबार में जो 1905 का बंगाल विभाजन होता है उस विभाजन को रद्द किया जाता है और जो देश की राजधानी कोलकाता थी अब वहाँ से 1911 में ही कोलकाता से दिल्ली स्थापित हो जाती है और आज तक हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए अब बात करते हैं 1914 में। 1914 में आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश लौट आते हैं। यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से आते हैं भारत में। और तब से 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या है? महात्मा गांधी स्वदेश यानी कि अपने देश लौट आते हैं। कब? 1915 में। और बात करें तो 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि का विरोध किया, कहाँ? चंपारण में। यानी कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आंदोलन जो शुरू किया गया था वो नील खेती के लिए विरोध में शुरू किया गया। इसमें पूछता है 3 कठिया प्रणाली। इसमें क्या था? 3 कठिया मतलब कि 20 कट्ठे में 20 कट्ठे की ज़मीन में जो नील होती थी उस नील का 3 हिस्सा यानी कि 3 कट्ठा हमें अंग्रेज़ों को देना होता था। और 17 कट्ठा क्या करे? अपने पास
रखना होता था। इसी को 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन हुआ बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली जो था नील की खेती मजबूरन लोगों को करनी पड़ती थी, लेकिन इससे नुकसान होता था क्या, क्योंकि नील की खेती से होता था कि जो ज़मीन है वो ज़मीन क्या होती थी, बंजर हो जाती थी। तो पहला आंदोलन कहाँ, चंपारण में 1917 में। आगे बात करें 1917 में महात्मा गांधी गुजरात के खेड़ा में जाते हैं और खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन करते हैं। खेड़ा में जाते हैं, गुजरात खेड़ा में, और किसानों के लिए आंदोलन करते हैं। महात्मा गांधी किसानों को संबोधित कर रहे हैं 1917 खेड़ा में। देख लीजिए महात्मा गांधी जी हैं और किसानों क्या करें, संबोधित कर रहे हैं। हर एक घटना को पूरे पिक्चर के साथ आपको बताया जाता है ताकि आप चीज़ों को क्या करें, अच्छे से समझ लें। चलिए आगे हम बात करें 1918 में जो महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह शुरू किया। किसके लिए, मिल के कारीगरों के लिए। अहमदाबाद सूत मिल आंदोलन शुरू हुआ था 1918 में, और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। यानी कि 1914 से क्या चलता है, युद्ध चलता है, और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन की मांग को ठुकरा देती है। ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों से वादा करती है कि आप हमें इस युद्ध में साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, और हम क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है। फिर 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लागू कर दिया। इसमें क्या होता है रॉलेट एक्ट में कि बिना किसी गवाह, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के आपको 2 वर्ष क्या करती है सरकार, आपको जेल में बंद कर सकती है रॉलेट एक्ट के तहत। तो 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हो जाता है और जितने भी क्रांतिकारी साथी थे इनको जेल में बंद कर दिया जाता है और आंदोलन धीरे धीरे क्या पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। फिर आता है 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की जानें चली जाती है, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में वहाँ पे मेला लगता है। उस मेला को लोग देखने के लिए जाते हैं, और साथ ही जब अंग्रेज़ों को पता चल जाता है, कोई मुखबिर बता देता है कि भारत के लोग इकट्ठा हो रहे हैं आंदोलन करने के लिए, तब जनरल डायर क्या करता है, अंधाधुंध गोलियाँ चला जाती, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो उस समय भारत में सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा ऐसा मतलब लोगों की मृत्यु हुई थी, सबसे बड़ी घटना थी। देखिए जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर है, जनरल डायर क्या कर रहा है, जनरल डायर लोगों से क्या कर रहे हैं, जनरल डायर के लोग हैं पुलिस वाले, और निहत्थे लोगों पर लगातार गोलियां चलाई जा रही है, और लोग भागते भागते क्या कर रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन इसमें लाखों लोगों की क्या होती है, जान चली जाती है जलियांवाला बाग में। चलिए आगे हम बात करें तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, और शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। क्योंकि खिलाफत का मतलब होता है कि हम अंग्रेज़ों की सामान का खिलाफत करेंगे, अंग्रेज़ों की सामान का खिलाफत करेंगे, यानी कि अंग्रेज़ों का जो सामान है, कपड़ा है, वस्तु है, उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, हम उसका खिलाफत करेंगे और स्वदेशी सामान का यूज करेंगे। यही हमारा खिलाफत आंदोलन। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। इसका मतलब होता है कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों का किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, उनका कोई कपड़ा नहीं खरीदेंगे, कोई सामान नहीं खरीदेंगे, उनके फैक्ट्रियों में, कारखानों में हम काम करने के लिए नहीं जाएंगे, और उनकी कचहरी भी छोड़ देंगे, तमाम स्कूल कॉलेज भी छोड़ देंगे। ऐसा होता है। लेकिन ये असहयोग आंदोलन बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है। जो लोग तो काम छोड़ दिए थे, विद्यार्थी अपना विद्यालय छोड़ दिया, वकील ने कचहरी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद जब इनकी भूखमरी हो जाती है, लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, कुछ खाने के लिए नहीं होता है, तब इन्होंने मजबूर होकर क्या करते हैं, फिर
चले जाते हैं काम करने के लिए। इसलिए असहयोग आंदोलन बहुत अधिक दिनों तक प्रभावी नहीं रहा, चल नहीं पाया। फिर 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक हिंसक घटना घटते ही इस घटना में 22 पुलिस वालों को थाने में बंद कर आंदोलनकारियों ने जला दिया था, और जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास चौरी चौरा स्थान है। आगे इसके बारे में और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। फिर होता है 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड होता है। काकोरी में क्या होता है, धन को, खजाना को क्या करते हैं, चंद्रशेखर और इनके तमाम लोगों ने क्या करते हैं, इसको काकोरी नामक स्थान पर इसको लूट लेते हैं, जिसमें सोना जा रहा था। इस सोना को लूट लेते हैं और उसी सोने का प्रयोग क्या करते हैं, अपना हथियार बनाने खरीदने के लिए कार्य करते हैं। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना घट जाती है, जिसमें अंग्रेजी खजाना को लूट लिया जाता है। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। अब साइमन कमीशन क्या होता है, साइमन कमीशन आया देखने के लिए कि भारत में क्या है, मतलब भारत के लोगों में क्या भेदभाव है, कैसी चीज़ें, इसको देखने के लिए साइमन कमीशन आया। लेकिन लाहौर में लोगों ने क्या किया, इनका विरोध कर दिया कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इनका विरोध कर दिया। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन साइमन कमीशन वास्तव में आया था भारत की दिशा और दशा को देखने के लिए, क्या दशा वहाँ के लोगों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं कि भारत के लोग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है। लेकिन भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, और इस कदर विरोध किया कि साइमन कमीशन को मजबूर होकर वापस जाना पड़ता है। और उसी विरोध में लाला लाजपत राय की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसी कमीशन में, उसी आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। देखिए साइमन कमीशन गो बैक का क्या हुआ, लोग जा रहे हैं आंदोलन करने, और लोग अपना झंडा लेके क्या कहते, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा के और अपना झंडा लेके निकल रहे हैं साइमन कमीशन का विरोध। देखिए काला झंडा भी लिए हैं, काला झंडा होता है किस लिए, विरोध का होता है काला झंडा, तो काला झंडा भी लिए हैं, लिखा भी गया साइमन गो बैक, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, इसी में लाला लाजपत राय क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। फिर आता है समय 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंक दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने क्या किया, असेंबली पर बम फेंक दिए। ये हैं हमारे भगत सिंह और एक हैं बटुकेश्वर दत्त। लेकिन वो बम क्या था, बिल्कुल खाली था, बस अंग्रेज़ों को डराने के लिए था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस बम को फोड़ने का मतलब खाली बम था, उसमें कोई घटना घटती नहीं है। तो 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम वाली घटना होती है, जिसमें 2 लोग होते हैं भारत, एक महान क्रांतिकारी होते हैं भगत सिंह और दूसरा होते हैं महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त। फिर आता है समय 12 मार्च का। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की। साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की कब, 12 मार्च 1930 को, और पहुंचते हैं कब, 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि 24 दिनों लगातार पैदल चलकर वो कहाँ पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं। 24 दिन पैदल चलकर दांडी पहुंचते हैं, और वहाँ पे नमक कानून तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नमक बना करके, पानी गर्म करके नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, जो अंग्रेजों द्वारा नमक कानून पर बनाया गया था, जिस पर टैक्स लगता था, उस कानून को भी तोड़ दिया। कौन, महात्मा गांधी ने 24 दिन की यात्रा करके 12 मार्च को शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 में पहुंच गए हैं कहाँ, साबरमती से दांडी पहुंच जाते हैं। आगे हम बात करें तो 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों और दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित करते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों को क्या करते हैं, दलित वर्ग एसोसिएशन नामक संगठन बनाते हैं, और उस संगठन को क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर हम बात करें 23 मार्च 1931 को एक और घटना घटती है। इस घटना में हमारे 3 वीर सपूत को फांसी की सज़ा दी जाती है, और हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूल जाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मात्र 17 वर्ष की युवा क्या करते हैं, फांसी को फंदे के लिए झूल जाते हैं, और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए 17 वर्ष की उम्र में तीनों अपनी जान की आहुति देते हैं देश के लिए। तो ये पूछता है कि कब इनको शहीद हुए थे, तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों क्या होते हैं,
शहीद हो जाते हैं। अब बात करते हैं 1931। जब 1931 का समय आता है तो इसमें गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया, यानी कि गांधी इरविन जो समझौता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। और 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। जरूर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन 1931 में उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन व्यक्ति थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने क्या किया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन और गोलमेज इरविन समझौता, इसके बारे में आगे भी हम अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या ऐसी घटना, बहुत अच्छी कहानी, इस कहानी के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य एक समझौता होता है जिसका नाम होता है पूना पैक्ट। पूना समझौता होता है, पूना की जेल में होता है, इसलिए पूना पैक्ट नाम रखा गया। और इसमें समझौता होता है कि 2 वोट का अधिकार न दे करके क्या किया गया, इनको आरक्षण पास किया। जो SC ST OBC के लोग हैं इनको आरक्षण मिला है। कौन किस समझौते में, पूना पैक्ट के समझौते में इनको आरक्षण मिला है। किस कानून को ख़त्म करके, 2 वोट के अधिकार न दे करके इनको क्या मिला है, पूना पैक्ट ना आरक्षण मिला। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता होता है। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान पर विचार सामने आया, यानी कि रहमत अली के दिमाग में एक पाकिस्तान का विचार आया कि हमारा क्या हो, अलग देश हो जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होना चाहिए। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, वह प्रांतीय सरकार का गठन होता है। फिर 1939 में शुरू हो जाता है दूसरा विश्व युद्ध, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 से, ख़त्म होगा 1945 तक। तो 1940 शुरू होता है। फिर 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया, यानी कि 1940 में पाकिस्तान की मांग किया गया। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत वह गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 1942 में। फिर 1945 में क्या कहता, अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, जिससे क्या, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम से हमला कौन, अमेरिका कर देता है और दूसरा विश्व युद्ध हमारा धीरे धीरे समाप्त होता है। फिर आता है समय 1946 का। इसमें कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया, यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें क्या है, संविधान सभा का प्रस्ताव के साथ आया कि हम अब संविधान आप लोग बनाइए, हम अब भारत छोड़ के जाने वाले हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है, अंग्रेज़ों के चंगुल से छूट जाता है। इसके बाद राष्ट्रवाद जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं, जैसे भारत में, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। जैसे भारत में अनेक भाषा, अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक प्रांत, अनेक बोली, अनेक वचन है, लेकिन फिर भी क्या है, भारत में राष्ट्रवाद है, क्योंकि हम सब लोग क्या करते हैं, भारत के लिए प्रेम करते हैं, राष्ट्र के लिए प्रेम करते हैं। अलग भाषा के भी क्या करते हैं, राष्ट्रवाद हो सकता है। तो राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि आप राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना करेंगे। किस तरह, ऐसा ऐतिहासिक से समान ऐतिहासिक हो, समान सांस्कृतिक हो, समान भाषा हो, समान जाति हो, समान धर्म हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर अलग अलग होते भी हम अपने देश के प्रति प्रेम कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं। इसका जीता और जागता उदाहरण क्या है, भारत देश है। भारत में तमाम प्रकार की जाति, बहुत प्रकार के धर्म होते हैं और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोली, अलग अलग विचार, अलग अलग स्थान, अलग अलग जलवायु भी है, तभी क्या है, भारत में राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक कौन कौन थे? पहला कारक था यूरोप में। यूरोप ने क्या किया,
राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है। आपको बताए थे कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़े थे उसमें इन चीज़ों को बहुत विस्तार से पढ़े हैं। अब भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा। उपनिवेश का मतलब होता है कि कोई विदेशी जो कंपनी होती है आएगी और आपके देश में इतना काम करेगी कि सरकार को वहाँ की कमज़ोर कर देगी। जब भारत में उपनिवेश आया तब क्या कि इन्होंने जंगलों को काट करके रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया और इसी लकड़ी को इसका स्लीपर बनाना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे जंगलों क्या हुआ, विनाश हो गया। यही उपनिवेशवाद है कि अपने फ़ायदा के लिए किसी देश को क्या करना, बर्बाद करना, वहाँ की सरकार को कमज़ोर करना। ये उपनिवेशवाद है। भारत में उपनिवेशवाद जब आया था तो क्या हुआ, वहाँ के पेड़ों को काट करके रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कौन कौन से कारक हैं। पहला है साहित्य, लोक कथाओं व गीतों और चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। कोई गीत गा रहा है, कोई लेखा लिखे, कोई कविता गा रहा है, कोई चित्र बना रहा है, इससे राष्ट्रवाद का क्या होता है, प्रसार होता है। भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी, यानी कि भारत जो देश है हमारा एक फ़ोटो में दिखने लगा, जिसको हम भारत माता बोलते हैं। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान होने लगा। जैसे लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने कि वंदे मातरम, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था जनगण मन अधिनायक। तमाम ऐसे गीत लिखे गए जिससे राष्ट्र की पहचान होने लगी। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण झंडा हुआ, क्योंकि झंडा क्या हुआ कि एक पहचान हो गई कि क्या हुई, हम इस देश के हैं। इतिहास की पुनर्व्याख्या फिर एक बार कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध भारत पर प्रभाव था। युद्ध के पश्चात परिस्थितियाँ। पहला क्या है, युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खतरे में बढ़ोतरी। जब युद्ध होने लगा तब भारत में सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था के तमाम बम, गोले, तोप, बारूद बनाना शुरू कर दिया। लोग हमारे देश खरीदना शुरू कर दे, ताकि क्या हुआ, हमारे देश की स्थिति सही बनी रहे। कोई गुलामी, कोई इस पर कब्जा ना करे, कोई इस पर शासन न कर सके। इसलिए क्या हुआ, तमाम जो खर्चे थे उस खर्चों को सीमा सुरक्षा में लगा दिया गया और इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। और इसको पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए, उसका टैक्स बढ़ाए गए। और क्या है, बिंदु उदय होने का, अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। पैसे को पूरा करने के लिए, राजस्व जुटाने के लिए क्या, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स। कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि आयात निर्यात कर, और इनकम टैक्स मतलब आप जो सामान इनकम है उस पर टैक्स बढ़ाना। अगला है युद्धों के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। जब युद्ध होने लगा तो जो किसान थे अपना खेती नहीं कर पाए, युद्ध उनके लोग मारे गए, कुछ किसान मारे गए, कुछ लोग सेना के लोग मारेंगे। इससे क्या हुआ, खेती कम होना शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ कि जब सामान उत्पादन कम होगा तो कीमतें अपने आप बढ़ती चली जाएगी। हम देखते हैं कि इस समय अगर बाढ़ आ जाती है तो सब्जी उब्जियों के दाम बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए जो कम फसल है उसको अधिक दामों में बेचा जाता है। 1913 से 18 के बीच में दाम दोगुने हो गए। 1913 से 18 के बीच में जो सामान 10 रुपये था वो सामान सीधा 20 रुपये हो गया, जो 50 रुपये था वो सीधा का 100 रुपये, यानी कि जो सामान का दाम था वो दोगुना हो गया। और दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोग बहुत गुस्सा थे, यानी कि ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया जा रहा था, क्योंकि युद्ध में लोग मारे जा रहे थे, इसलिए सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कराया जा रहा था। और भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी आ गई, कहीं उपज भी खराब हो गई, इससे कमी आई। और भारत में एक बहुत बड़ी महामारी फैली जिसका नाम था फ्लूएंजा या फ्लू की महामारी फैली, और इससे इतना तेज फैली कि इसमें बहुत सारे लोगों क्या अपनी जान गंवा बैठे। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग क्या हुए, मारे गए। 120 से 130 लाख लोग मारे जाते हैं, कौन, महामारी से। और आगे हम बात करें सत्याग्रह पर, जो विचार है इसे बात करते हैं। सत्याग्रह का अर्थ होता है यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए बात करना, सत्य के लिए आग्रह करना, ये क्या हुआ, सत्याग्रह हुआ। सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य बात के लिए किसी से निवेदन करना, सत्याग्रह हो गया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ है सत्याग्रह अपने सत्य पर बल दिया। और गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के ताकत की ज़रूरत नहीं होती।
अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीती जा सकती है। वो क्या मानते हैं कि अहिंसा से भी लड़ाई जीती जा सकती है। और इसके बाद करें तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह का आरंभ 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और क्या करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं। और महात्मा गांधी ने जब पहला आंदोलन शुरू किया था तो वो शुरू किया था कहाँ पे, बिहार के चंपारण में पहला आंदोलन शुरू किए थे। गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह नाम दिया गया। जो उपन्यास पद्धति है सत्याग्रह नाम दिया गया। और भारत में सबसे पहला जो आंदोलन हुआ चंपारण में 1917 में हुआ था, जो बागान के खिलाफ, नील खेती के खिलाफ, जिनको 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। फिर 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। और फसल खराब हो जाने के और फ्लेग यानी फ्लू महामारी फैल जाती है, जिससे लगान चुका नहीं पाते हैं। इसमें 120 से 130 करोड़ क्या होते लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा था। इसके समर्थन में महात्मा गांधी ने क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। रोलेक्ट एक्ट पास होता है कब, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद करना रखने का प्रभाव 1919 में रोलेक्ट एक्ट क्या होता है, पारित हो जाता है। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या होता है, भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दमन करना। रोलेक्ट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था, क्योंकि भारतीयों की नागरिक आज़ादी का प्रहार था और भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया था। यानी कि रोलेक्ट एक्ट में कोई भारतीय नहीं था लेकिन उसको पास किया गया। इसके परिणाम क्या हुए, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया और जिसमें विभिन्न शहरों में रैलियां और जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल हुआ और दुकानें बंद की गई और स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले हुए। बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर क्या हुए, हमले होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद रोलेक्ट एक्ट 1919 का विस्तार से जानते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था और भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह पारित हो गया। इस एक्ट ने सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके साथ बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की और हड़ताल के लिए आह्वान किया और भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े और दुकानें बंद हो गई और रेल कारखानों के मजदूर क्या कहे, हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजों की हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर से कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक लिया गया। तो जो और इसका बचा है हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आप क्लास में डेली पढ़ते हैं लेकिन क्लास का रिवीजन करने के लिए आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सोशल साइंस में जो 70 नंबर का पेपर होता है 70 में आप 65 नंबर आपका कहीं ना गया, यानी कि 70 में आप 65 नंबर आराम से पा सकते हैं। अगर अच्छा से रिवीजन करें तो 70 में 70 नंबर भी आप पा सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से आपको बताया गया है। और इसका जो पार्ट बाकी है अगले पार्ट में हम आगे वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।